गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे स्टील स्ट्रक्चर में डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में। हमने इससे पहले जो लेक्चर्स लिए हैं उस पर डिस्कस करा था दी कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, फिर आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमने कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सब पढ़े थे और कुछ मेथड्स डिस्कस करी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंशन मेंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंशन मेंबर क्या होता है। वह स्ट्रक्चरल मेंबर, वह स्टील मेंबर जिस पे डायरेक्ट एक्सियल लोड, डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल लोड अप्लाई होता है, वो टेंशन मेंबर कहलाता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल लोड्स विच टेंड टू इलोंगेट द मेंबर्स। वह मेंबर जो डायरेक्ट एक्सियल टेंशन से सब्जेक्टेड है या टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्टेड है उसको हम टेंशन मेंबर कहते हैं। और ये जो टेंशन मेंबर है ड्यू टू द एक्सियल लोड इलोंगेट होता है। The strength of these members is influenced by the several factors such as the length of connection, size and spacing of fasteners, net area of cross section, type of fabrication, connection, eccentricity and shear lag at the end connection। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शेयर लैग। ठीक है, मेनली जो डिजाइन इशू है टेंशन मेंबर के लिए वो शेयर लैग है। तो शेयर लैग भी अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं, लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो लेंथ ऑफ कनेक्शन में, ठीक है, चाहे वेल्डेड कनेक्शन हो या बोल्टेड कनेक्शन हो, तो द लेंथ ऑफ कनेक्शन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर या स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट या मेंबर। साइज एंड स्पेसिंग ऑफ फास्टनर्स। ठीक है, तो साइज क्या है फास्टनर का और स्पेसिंग किस तरीके से प्रोवाइड करिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पिच क्या है, गेज क्या है, एंड डिस्टेंस क्या है, एज डिस्टेंस क्या है, नेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन नेट एरिया क्या है और किस तरीके से फैब्रिकेट किया गया है। ठीक है, सिंगल कवर है या डबल कवर है, या अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नियर द होल्स लीड्स टू द yielding of the nearby fibers, but the ductility of the steel permits redistribution of overstress in adjoining section till the fibers away from the holes progressively reach yield stress। तो stress concentration is occurred near the holes, ये लीड्स टू द yielding ऑफ द नियर बाई फाइबर्स, जो कि यील्ड करता है, जो कि लीड करता है yielding ऑफ द नियर बाई फाइबर्स। Therefore, at ultimate load, it is reasonable to assume uniform stress distribution। तो इसलिए अल्टीमेट लोड पे हम ये रीजनेबली हम एज्यूम कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हेयर एक और चीज़ है, जब भी लोड ग्रुप या फिर जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं अगर उनका रिजल्टेंट सीजी से पास होता है तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, उस टाइम पे स्ट्रेनिंग भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। बट इन केस ऑफ द लोड ग्रुप व्हेन it is not passing through the CG of the load group, then there is eccentricity in the loading that will lead to the non-uniform straining of the member and the stress distribution is also non-uniform। तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता है, जैसे कि सीयर लेग में हमने ये चीज़ पहले डिस्कस करी हुई है। देन नेट सेक्शनल एरिया इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर द प्लेट जिस पे होल्स बने हुए हैं, बोल्ट होल बने हुए हैं, तो उसके सेक्शनल एरिया पे ऑल्सो डिपेंड करता है। To maximize the available net area in a bolted connection, the bolts are placed in a single line. Often the length of the connection necessitates using more than one line। तो हमें अगर नेट एरिया ज़्यादा ऑब्टेन करना है, मैक्सिमम करना है, तो वी नीड टू चेंज द पैटर्न, वी नीड टू अप्लाई द बोल्ट्स, या वी नीड टू अरेंज द बोल्ट्स रिवेट्स इन सच अ वे दैट एट एनी क्रिटिकल सेक्शन द एरिया विल बी मैक्सिमम। तो उसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि हमें एरिया मैक्सिमम मिले। इन केसेस रिवेट्स आर प्लेसेस इन स्टैगर्ड पैटर्न रादर देन इन चेन पैटर्न टू मिनिमाइज द रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो रिवेट्स के बारे में जैसे यहाँ पे बताया, स्टैगर्ड पैटर्न रादर देन इन द चेन पैटर्न के कंपैरिजन या ये ना करके हम स्टैगर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हेयर इज़ द टेंशन मेंबर्स। तो फ्यू टेंशन मेंबर्स के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। वायर्स एंड केबल्स। वायर्स एंड केबल्स, ठीक है, आर exclusively used for hosting purposes
as a guy wires in the steel stacks or towers. तो cables क्या होती हैं? These are subjected with the tension only. The bending moment और the compression, ठीक है, वो एक्ट नहीं करता है केबल्स में. सेम थिंग फॉर द वायर्स. द strand consists of individual wires wound helically around the central core. These are not recommended in bracing system as they cannot resist the compression. The advantages of the wire and cable are flexibility and strength. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें केबल दर्शाए हुए हैं. दीज आर द केबल्स, ठीक है, विच सपोर्ट दिस टावर और चिमनी स्टैक्स, इस चीज़ को ये सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाया है. तो ये केबल स्टेड ब्रिजेज हैं. एक और है सस्पेंशन ब्रिज का टाइप जिसपे डेक सस्पेंडर्स ऑल्सो दी मेन केबल्स, ये चीज़ दिखाई हुई है. तो जो केबल्स है मेन केबल सब्जेक्टेड विद द टेंशन ओनली बिटवीन द टू सपोर्ट्स, ठीक है, टू अबेटमेंट्स, टू सपोर्ट्स के बीच में एक केबल क्या है, हैंग है और subject to the tensile forces, and the members which support this bottom slab is the deck suspenders. Bars and rods, these are simplest forms of tension members. Bars and rods are often used as tension members in bracing system as sag rods to support purlins between trusses. Presently these are not favored of with the designers because large drift they cause during strong winds and disturbing noise induces by the vibrations. तो इस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के एग्जांपल से हम देख सकते हैं, ठीक है. टाइज आर प्रोवाइडेड हेयर, ठीक है, और यहाँ पे पर्लिन्स भी प्रोवाइडेड हैं. तो पर्लिन्स क्या होते हैं, जो रूफ कवरिंग मटेरियल को, जो रूफ कवरिंग सीट है या रूफ कवरिंग मटेरियल है उसको सपोर्ट करता है पर्लिन्स, ठीक है. इसके बारे में हम अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे. नाउ प्लेट एंड दी फ्लैट बार्स, these are used often as tension members in transmission towers, footbridges, etc. तो ये जो है टेंशन मेंबर की तरह यूज होता है इन द ट्रांसमिशन टावर्स, footbridges, etc. These are also used in columns to keep the component members in their correct position. तो कॉलम मेंबर्स को क्या करता है, ये करेक्ट पोजीशन पे हेल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द लेसिंग फ्लैट्स, बैटन प्लेट्स एंड टाई प्लेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो लेसिंग और बैटन है ये कॉलम को, ठीक है, होल्ड करता है और डिफरेंट यूनिट्स को एज अ सिंगल यूनिट शो करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. सिंगल एंड बिल्टअप स्ट्रक्चरल शेप्स हैं, ठीक है. तो ये क्या है, ओपन शेप्स हैं, जैसे ओपन सेक्शन सच एज एंगल्स, चैनल्स एंड आई सेक्शन, जैसे टी सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया. कंपाउंड एंड बिल्टअप सेक्शन सच एज डबल एंगल्स एंड डबल चैनल्स with or without additional plates and jointed with some channel या some connection system. तो यहाँ पे क्या है, एंगल प्लेस बैक टू बैक, ठीक है, और चैनल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक, ठीक है. टू एंगल्स प्लेसिंग इन दिस वे, अरेंजमेंट सोन है, ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है, और कनेक्टेड विद द प्लेट्स एंड द बोल्टिंग्स आर यूज्ड हेयर, ठीक है. ये क्या है, एज ए कॉलम सेक्शन भी यूज कर सकते हैं. आई सेक्शन हो गया, ठीक है, और हैवी आई सेक्शन हो गया, बॉक्स सेक्शन हो गया. तो क्लोज सेक्शंस, द फ्यू एग्जांपल्स आर डिस्कस हियर, द rectangular section, the circular section and the another sections. तो आइए अब डिस्कस करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में. द गवर्निंग क्राइटेरिया ऑफ डिज़ाइन ऑफ the governing criteria of the design of tension member is due to the following. The first is the design strength due to yielding of the gross section. The second is rupture strength of the critical section and the block shear. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है. वह सेक्शन जहाँ पे नेट एरिया मिनिमम हो, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, जिसके अलॉन्ग क्या होता है, फेलियर होता है. और जो हमारा ये पहला पॉइंट है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन. जैसा कि हम जानते हैं जो स्टील मेंबर्स है दे हैव अ हाई रिजर्व्स आफ्टर द यील्डिंग, ठीक है. यील्डिंग के बाद भी इनमें क्या होता है, जो है हाई रिजर्व होता है. तो यील्डिंग के बाद भी जो इलोंगेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. बट इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन द सर्विसिबिलिटी कंडीशन इज ऑल्सो फैक्टर फॉर द डिज़ाइन.
तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में हम जो है एक्सेसिव एलोंगेशन, डिफ्लेक्शंस, ठीक है, अन्य जो चीज़ें हैं वो लिमिट में होते हैं। तो इसलिए जो है डिज़ाइनिंग के लिए जो है यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो डिज़ाइन स्टैंड ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इस पे जो फॉर्मूला है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए TGD, ठीक है, T स्टैंड फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दी G फॉर द ग्रॉस सेक्शन। तो AG अपॉन FI अपॉन गामा एब नॉट, ठीक है, द AG इज़ द ग्रॉस एरिया ऑफ द मेंबर्स, FI इज़ द यील्ड स्ट्रेस, लेट अस कंसीडर 450, ठीक है। तो FE 410 के लिए जो है जो यील्ड स्ट्रेस वैल्यू है वो 250 मेगा पास्कल है, और गामा एम नॉट इज़ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है हम यूज करते हैं 1.1। तो एफ आई इज़ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो एफ ई 410 के लिए क्या है 230 होगी, 230, और ए जी इज़ द ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड गामा एम नॉट इज़ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाई यील्डिंग 1.1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है पहले फॉर्मूले से डिज़ाइन ऑफ द टेंशन मेंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू द रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो आइए इस हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये जो है एक कनेक्शन में शो कर रहा हूँ, यहाँ पे दो, ठीक है, चार क्या है बोल्ट्स हैं इन अ चेन पैटर्न। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू द रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन के लिए लेट अस कंसीडर दिस इज़ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो बोल्ट्स हैं इस लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है दो बोल्ट्स हैं। लेट अस कंसीडर फॉर दिस फर्स्ट वन एक्स सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए हमने रप्चर में स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो स्ट्रेंथ इसके लिए जो फॉर्मूला है 0.9 AN इंटू एफ अल्टीमेट अपॉन गामा ML, ठीक है, रप्चर में, ठीक है। AN क्या है यहाँ पे नेट एरिया है, और FU क्या है यील्ड स्ट्रेस है, गामा ML इज़ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो क्या है 1.25 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 हम यूज करेंगे, इससे पहले हमने 1.1 यूज करा था इन द यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन। तो अगर हमारा चेन पैटर्न है तो हम ए नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस, ठीक है, हेयर इज नंबर ऑफ बोल्ट्स 2 इन अ लाइन इनटू डी ऑफ द बोल्ट होल डायमीटर। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई थिकनेस करेंगे तो ए नेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है जब हमारा चेन पैटर्न है। अगर चेन पैटर्न ना हो, ठीक है, स्टैगर्ड बोल्टिंग वगैरह हो, तो उस टाइम पे हम जो है दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये कनेक्शन है, यहाँ पे अगर बोल्टिंग कुछ इस तरीके से करी हुई है तो या तो क्रिटिकल सेक्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शंस हम पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो सेक्शन जो मिनिमम एरिया दे, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं फेलियर की। तो पहले ऐसे, ठीक है, फिर यूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर्स आर हेयर, एक और दो, यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर्स कितने हैं, दो हैं। तो उस टाइम पे हमें एरिया, ठीक है, स्टैगर्ड केस है। यहाँ पे अगर हमें ए नेट कैलकुलेट करना है तो ए नेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बी माइनस एन इंटू डी नॉट। डी नॉट इज़ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल, ठीक है। और जो ये इंक्लाइन मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमें टर्म कंसीडर करना होता है, प्लस समीशन ऑफ दी पी इंटू एस आई स्क्वायर अपॉन 4G, ठीक है। तो दिस इज़ इंटायरली मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस टी, ठीक है। यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर कितने हैं, 2 हैं। तो क्या होगा अगर मैं इस समेशन को हटा दूँ, तो इस समेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हटा के 2 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 क्या है इंक्लाइन मेंबर है। तो इस तरीके से हमें क्रिटिकल सेक्शन डिसाइड करना होता है इन केस ऑफ द रप्चर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये हमारे लिए फार्मूला यहाँ पे भी है, ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। और ऊपर वाले केस में क्या आ रहा था, 2 इंक्लाइन मेंबर्स थे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हट के क्या हो जाएगा 2 यूज करेंगे इसकी जगह पे। तो ये जो है फार्मूला यूज करना है हमें स्टैगर्ड बोल्टिंग केस में। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। अब है इसके अलावा, ठीक है, ये तो क्या है, तो ये एक एंगल सेक्शन यहाँ पे शोन है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था प्लेट की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। वहाँ पे क्या थे, अगर दो प्लेट कनेक्टेड हैं और वहाँ पे बोल्टिंग वगैरह करी है तो स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम 0.9 इंटू AN इंटू एफ अल्टीमेट अपॉन गामा ML का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट
व्हेन द एंगल सेक्शन सिंगल एंगल इज कनेक्टेड विद द गसेट प्लेट, तो हमें रप्चर पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे आप ये देखिए, ठीक है। दिस इज़ द गसेट प्लेट एंड दिस इज़ द एंगल सेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज़ द बोल्टिंग, ठीक है, हेयर। तो जो मेन जो ये प्लेट है इसको क्या कहते हैं, गसेट प्लेट कहते हैं, ठीक है। गसेट प्लेट ये होगी, और जो ये क्या है, कनेक्टेड लेग है, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड लेग है। और ये जो है ये क्या है, आउटस्टैंड लेग कहते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंड लेग क्या हो गया, जो कनेक्टेड नहीं है। तो जो विड्थ है आउटस्टैंड लेग की वो क्या है, डब्ल्यू है। टॉप से लेके बॉटम तक ये क्या है, विड्थ है। और जो यहाँ पे क्या दे रखा है, डब्ल्यू आई दिखा रखा है, सेंटर सी इसके सेंटर से लेके यहाँ तक बोल्ट तक, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे दिखाया हुआ है। टी इज़ द थिकनेस ऑफ दिस एंगल सेक्शन, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, सेम है। अब होता क्या है इन द डिज़ाइनिंग ऑफ दिस मेंबर, ठीक है, जो कनेक्टेड लेग है ये क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस तक क्या होता है, पहुंच जाता है। और जो हमारा आउटस्टैंड लेग है जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्टेड विद द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो एक जगह पे अल्टीमेट है और एक जगह पे क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस एंड दिस इज द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो एक जगह पे यील्ड स्ट्रेस है, एक जगह पे अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। तो और जो हमारा लोड ग्रुप है वो भी क्या है, सीजी पे एक्ट नहीं कर रहा है, किसी सेंट्रिसिटी ई पे एक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है, माना इसका सीजी कहीं यहाँ पे है, तो अगर लोड यहाँ से पास करे तो क्या होगा, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा। अगर लोड ग्रुप जो है सीजी से पास ना हो, ठीक है, तब जो है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे शियर लैग आ जाता है, ठीक है। तो दिस मेंबर, ठीक है, लैग्ड बिहाइंड दिस मेंबर, ठीक है, इन अ शियर, तो इसी को हम शियर लैग कहते हैं। और इसी चीज़ को हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा हुआ है। तो जैसे ये कोई टेंशन मेंबर है, अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेनिंग हो रही है, तो ये जो मेंबर है इनसाइड ए, ठीक है, ये जो मेंबर है किस तरीके से क्या होता है, शियर लैग होता है इसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रेन रहता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या करता है, लीड करता है, ये क्या है, बिहाइंड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाय दिस मेंबर, ठीक है। तो हम यहाँ से विड्थ ऑफ द शियर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विड्थ इन द शियर। तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ द मेंबर्स रजिस्टिंग द शियर, या फिर शियर में कौन कौन से मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो उसके लिए देखिए डब्ल्यू, ठीक है, प्लस डब्ल्यू आई माइनस टी, टी क्या है, थिकनेस है। तो बी एस क्या है, शियर लैग विड्थ है। द बी एस इज द शियर लैग विड्थ, या फिर द पार्ट विच इज़ फेसिंग द शियर। तो बी एस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो इतना पार्ट क्या है, शियर को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमें कंसीडर करना है फ्रॉम हेयर, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो है क्या, देखिए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वैसे माइनस, ठीक, कहाँ से, इसके ये वाली जो ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे, ठीक है, माना थिकनेस टी है तो टी/2 यहाँ तक कंसीडर करेंगे, प्लस क्या होगा, डब्ल्यू आई माइनस टी/2, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई माइनस टी, दिस इज़ द विड्थ ऑफ द शेयर, ठीक है। तो शेयर लेग विड्थ हमने कैलकुलेट कर ली। और इन केस ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन, द विड्थ ऑफ द शेयर लेग इज डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये जो सेकंड केस है, इस केस में, ठीक है, जो विड्थ ऑफ दिस हेयर लेग है वो किसके इक्वल है, विड्थ ऑफ दिस आउटस्टैंड लेग, ठीक है। तो यहाँ पे इंटायरली फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये लेते हैं क्योंकि ये पूरा जो है वेल्डेड है ये वाला एरिया, ठीक है। बट इन केस ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नाउ as the effectiveness of the outstanding leg is less, the design strength as governed by the rupture at net section is given by, ठीक है। तो हम जो है जब सिंगल एंगल कनेक्टेड है गसेट प्लेट से, तो उस टाइम पे रप्चर पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, 0.9 ए एन सी एफ यू अपॉन गामा एम एल प्लस बीटा ए जी नॉट एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो यहाँ पे जो ए एन सी है ये क्या है, नेट कनेक्टेड एरिया, ठीक है, नेट कनेक्टेड एरिया
ठीक है, ऑफ द कनेक्टेड एंगल सेक्शन। ठीक है, एफ यू इज़ द अल्टीमेट अपॉन गामा एम एल इज़ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, बीटा क्या है, एक टर्म है। ए जी नॉट क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंड लैग है। और एफ आई इज़ द यील्ड स्ट्रेस बाय द गामा एम नॉट, जो क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। तो यहाँ पे ए एन सी क्या है, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लैग। ठीक है, तो कनेक्टेड लैग का नेट एरिया हो गया। ए जी नॉट क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लैग है। ठीक है, तो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। याद रखिए 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू अपॉन टी इंटू एफ यील्ड स्ट्रेस बाई एफ अल्टीमेट इंटू बी एस बाई एल सी। ठीक है, याद रखिए बीटा जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एफ यू गामा एम नोट अपॉन एफ आई गामा एम एल। ठीक है, इसके कम या इसके इक्वल हो सकती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। ठीक है, अगर बीटा वैल्यू ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो वी यूज द बीटा वैल्यू, जो हमने बीटा कैलकुलेट करा उसका यूज करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, आउटस्टैंडिंग लैग विड्थ है। ठीक है, तो आउटस्टैंड मैंने बता दिया क्या होता है, ये जो है आउटस्टैंड लैग है इस सिंगल एंगल सेक्शन में, जो है ये क्या आउटस्टैंड लैग है, ये क्या कनेक्टेड लैग है। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड लैग, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग लैग है। और तो विड्थ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लैग हो गया, बी एस इज़ द शियर लैग विड्थ। ठीक है, जैसा हमने अभी कैलकुलेट करा। एल सी है लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट एंड द एंड जॉइंट मेजर्ड अलॉन्ग द लोड डायरेक्शन, और द लेंथ ऑफ द वेल्ड अलॉन्ग द लोड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ द कनेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन केस ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन द एल सी इज वट। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट या वेल्ड, सॉरी, आउटर मोस्ट बोल्ट। तो ये एल सी क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट बोल्ट्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एल सी कहते हैं। तो इस केस में जो है यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये एक कनेक्शन है, इस पे क्या है, बोल्ट्स हैं। तो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ये जो है, ये क्या है, एल सी है। ठीक है, और वेल्डेड कनेक्शन पे क्या है, ये माना गसेट प्लेट से क्या है, वेल्डेड है ये एंगल सेक्शन। तो दिस लेंथ इज द एल सी। ठीक है, यहाँ से एल सी हम कैलकुलेट करेंगे, और बीटा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम जो है इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रप्चर स्ट्रेंथ। तो दिस इज़ द डेरिवेशन या एक्सप्रेशन फॉर द सिंगल एंगल सेक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम सिंगल एंगल सेक्शन के लिए, ठीक है, या जो सिंगल एंगल अगर कैसेट प्लेट से कनेक्टेड है तो उस टाइम पे हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फॉर द अदर सेक्शंस। ठीक है, तो अन्य सेक्शंस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द रप्चर स्ट्रेंथ टी डी एन ऑफ द डबल एंगल्स, channels, I sections, etc. may be calculated by the same equation as for the single angle, but with BS taken from the farthest edge of the outstanding leg to the nearest bolt oblique weld line in the connected leg. तो जो अदर टाइप के सेक्शंस हैं, जैसे कि चैनल सेक्शन है, आई सेक्शन है, डबल एंगल्स है, तो फार्मूला यही रहेगा, बट याद रखिए बी एस को हम थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बी एस टेकन फ्रॉम द farthest edge of the outstanding leg to the nearest bolt oblique weld line in the connected leg। ठीक है, और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्टैंड ड्यू टू द ब्लॉक शियर।